अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास एक थ्योरी है, अ, जो कि हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक मॉलिक्यूल की शेप को अगर हमें मालूम करना हो, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमिन करनी हो, तो हमारे पास दरअसल दो तरह की थ्योरीज हैं जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर देती हैं। एक है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप इसे हाइब्रिडाइजेशन मॉडल भी कह सकते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस के ऊपर हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। और दूसरी हमारे पास ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वेस्टरपर्थ थ्योरी भी कहते हैं वैसे। अच्छा, हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे इस टॉपिक में, वो हम दरअसल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की बेसिस पे मॉलिक्यूलर शेप को डिटरमिन करेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए हमारे पास चंद इंतहाई अहम असम्पशंस हैं, जिनको हम पहले ज़रा समझ लें। चंद बुनियादी बातों को ज़रा पिक कर लें, उसके बाद फिर हम कैसे मॉलिक्यूलर शेप मालूम करेंगे, उनको डिटरमिन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के हिसाब से, अगर हम बात करें या किसी भी मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करें, तो माने हमारे पास दो तरह के एटम्स होते हैं। एक कहलाता है सेंट्रल एटम, और उसके रिस्पेक्ट से दूसरा कहलाएगा कनेक्टिंग एटम। हमें जो मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमिन करना होता है बच्चों, उसका जो मरकजी किरदार है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो सेंट्रल एटम होता है। अगर हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है ना, तो हमें सेंट्रल एटम को डिस्कस करना है दरअसल। कनेक्टिंग एटम की तादाद को हमें दरअसल, या कनेक्टिंग एटम को दरअसल हमें इतना फोकस नहीं करना, हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम कौन है। ठीक है। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम करनी होती है ना बच्चों, तो हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में जो मेन कंसर्न एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम होता है। मॉलिक्यूल में दो मेन टाइप एलिमेंट्स होते हैं, सेंट्रल एटम और कनेक्टिंग एटम। हमें सेंट्रल एटम को फोकस करना है। अब सेंट्रल एटम है क्या? तो सेंट्रल एटम बच्चों उस एटम को कहा जाएगा जो मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा वैलेंसी रखता है। वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद दूसरे एटम में सबसे ज्यादा है, उसको हम सेंट्रल एटम कहेंगे। और सारी बातें सेंट्रल एटम के लिए डिस्कस की जाएंगी। अब अगर हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया, तो बाकी रिमेनिंग जितने हैं वो सब कनेक्टिंग एटम। वो सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, इवन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे कनेक्टिंग एटम। लेकिन हमें फोकस कैसे करना है? सेंट्रल एटम को फोकस करना है। ठीक है, वो कौन होगा जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है? वो सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की, तो बच्चों एक पॉइंट इसमें बड़ा अहम है, और वो ये कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी दरअसल वैलेंस शेल का डिस्कशन है। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल को दरअसल हम फोकस करने वाले हैं। एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, हमें उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल और वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उन्हें डिस्कस करना है। ठीक है ना, उन्हें डिस्कस करना है। अब हमारे पास सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितनी तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, अगर हम इसे डिस्कस करें तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो वैलेंस शेल है, सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल है, उसमें दो मेन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दो बेसिक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आएंगे कहाँ? सेंट्रल एटम में। सारी बातें सेंट्रल एटम की हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं भाई? वो हमारे पास एक कहलाता है बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर से मुराद होती है वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका मतलब ये बन रहा है कि जब हम बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, जब हम बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर्ड।
यानी अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि पाई बॉन्ड आ जाते हैं, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर ही नहीं करेंगे। मानो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम उसे सिंगल बॉन्ड कंसिडर करके चलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे सिंगल बॉन्ड कंसिडर करके चलेंगे। यानी पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को फोकस नहीं किया जाएगा, पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, किसमें, एज बॉन्ड पेयर। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या हमारे पास, वो है हमारे पास लोन पेयर, है ना। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है किसी भी एटम में, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में लोन पेयर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहा जाता है जो दरअसल किसी एटम से बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता, और उसके बावजूद उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी लोन पेयर दरअसल ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से मुंसलिक होता है। जबकि बच्चों बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड पेयर दरअसल दो एटमों से मुंसलिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास, अगर समझते हैं, हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तीन हाइड्रोजन, कैसे भी बना लेते हैं, फिलहाल इसका डिस्कशन नहीं है हमारे पास, शेप के हिसाब से हम सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन है, क्यों, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया तो मानो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये भी बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन, इस तरह ये भी बॉन्ड बनाने वाले बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये किससे बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, ये कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर दरअसल बॉन्ड बना के हुए हैं, तो इनका नाम होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये पहले पेयर नहीं थे, ये बॉन्ड बनाने के बाद पेयर हुए। लेकिन एक और भी चीज है यहाँ जो नाइट्रोजन के पास है, और बच्चों वो क्या चीज है, वो है दरअसल नाइट्रोजन के पास एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पेयर तो है, यानी सेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो सेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन दरअसल किसी और एटम से मुंसलिक नहीं है, यानी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। नाउ इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम रखेंगे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे सेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स which are not bonded to any atom, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिंगल एटम से मुंसलिक है, दो एटमों से मुंसलिक नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मुंसलिक है, ये बॉन्ड पेयर है और दो एटमों से मुंसलिक है, बॉन्ड पेयर है और दो एटमों से मुंसलिक है, बॉन्ड पेयर है और दो एटमों से मुंसलिक है। जबकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक ही एटम से मुंसलिक है, इन्हें लोन पेयर कहा जाएगा, इन्हें लोन पेयर कहा जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक बड़ी अहम बात आएगी, और वो क्या, कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं। इसमें जो असल काम है, मेन स्ट्रक्चर जो है, वो डेमोन्स्ट्रेट किया जा करता है बॉन्ड पेयर, है ना। ये दो पॉइंट जरा ध्यान में रखना है, ये पहला पॉइंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मेन स्ट्रक्चर डेमोन्स्ट्रेट करता है ना, वो बॉन्ड पेयर करता है, या बॉन्ड पेयर की तादाद कर दी। तो फिर लोन पेयर का क्या किरदार है बच्चों, लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल के जो मेन स्ट्रक्चर है ना उसको डिस्टॉर्ट करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दरअसल क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं शक्ल, मेन स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं।
और इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि अब वो मेन शक्ल बिगड़ चुकी है और एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है लोन पेयर की वजह से, तो हमने कहा भाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ने मिलकर मॉलिक्यूल की एक्चुअल शक्ल डिटरमिन करके दी। लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के लिए। बॉन्ड पेयर एक्चुअल शक्ल डिजाइन करेगा और अगर लोन पेयर आ गया तो वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बिगाड़ देगा, है ना। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या करेगा, वो बिगाड़ देगा, है ना। लोन पेयर हमारे पास दरअसल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बिगाड़ता है। लोन पेयर लाइक का पिंपल होता है ना। लोन पेयर क्या होता है, लाइक अ पिंपल होता है, जैसे पिंपल शक्ल पे निकल जाते हैं तो शक्ल बिगाड़ देते हैं ना, है ना, अजीब सी शक्ल हो जाती है पिंपल निकल जाए तो। ऐसे ही लोन पेयर के आने से मॉलिक्यूल की शक्ल बिगड़ जाती है। मानो मॉलिक्यूल में जो पिंपल है वो है लोन पेयर, है ना। लोन पेयर क्या है, मॉलिक्यूल के पिंपल्स है, शक्ल बिगाड़ता है। अच्छा, अब लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन जरा समझो। लोन पेयर क्या काम करते हैं, दो काम करते हैं भाई। स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस करते हैं, है ना। बॉन्ड एंगल रिड्यूस करते हैं, यानी दो एटमों के दरमियान जो बॉन्ड था हमारे पास, वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्यों, क्या वजह है भाई, लोन पेयर ये काम क्यों करते हैं? तो हम बोलते हैं देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे भी हो, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ना रिपल्जन होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या होती है, रिपल्जन होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे भी हो, उनमें रिपल्जन होती है। हाँ, रिपल्जन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एडजेसेंट हो, तो इनके दरमियान रिपल्जन का इम्पैक्ट सबसे कम होगा। हाँ, और अगर बॉन्ड पेयर के पास लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्सिव होते हैं, लिहाजा वो बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करेंगे। और अगर लोन पेयर एक से ज्यादा हो जाएं तो बच्चों फिर लोन पेयर रिपल्जन सबसे मैक्सिमम होती है। लोन पेयर रिपल्जन क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। अब इससे क्या होगा, जितने ज्यादा लोन पेयर उतनी ज्यादा शक्ल डिस्टॉर्शन होगी, उतना ही एंगल रिड्यूस होगा, है ना, उतना ही एंगल रिड्यूस होगा। एक जनरल फिनोमिना है कि एक लोन पेयर के आने से, एक लोन पेयर के आने से 2 से 3 डिग्री एंगल रिड्यूस होता, है ना। एक लोन पेयर के आने से, एक लोन पेयर के आने से 2 से 3 डिग्री के दरमियान, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री के करीब एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास चंद बुनियादी चीजें हैं जो इस असम्पशन के लिए ध्यान में रखनी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा अहम है, कौन सा वाला भैया, पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं, है ना, पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसको जरा ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक टेबलर फॉर्म है। इस टेबलर फॉर्म में हम चंद चीजें इस्तेमाल करेंगे। ये एक टेबल है, आप इस टेबल को याद कर लें, बड़ा अच्छा है, ना भी याद करें चलेगा, हम सॉल्व करते हुए समझा देंगे। चंद बातें जरा याद कर लें, बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। अगर माने हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, इसमें ए का मतलब समझ लें सबसे पहले तो। ए से मुराद लेंगे हम सेंट्रल एटम, ठीक है ना। बी से मुराद लेंगे कनेक्टिंग एटम, असल है सेंट्रल एटम। और ई से मुराद लेंगे लोन पेयर, कहाँ, सेंट्रल एटम के पास। सेंट्रल एटम के पास मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। चलो हम यहाँ पे बात करते हैं AB2। AB2 में हमने क्या माना, हमने माना इसमें कोई ई यानी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर हो गए 0। अब यहां से हम एक टर्म लेंगे, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद होती है बच्चों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो ये कहलाते हैं एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दरअसल हाइब्रिड ऑर्बिटल की तादाद बताते हैं।
जितने एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही हाइब्रिड ऑर्बिटल की तादाद होगी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की तादाद से हम हाइब्रिडाइजेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखें, हमने कहा यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 0 हैं, ठीक है। तो एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 2 + 0, 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होगा, 2। अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो बच्चों अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं तो पहला तो एस है ना, पहला क्या होगा एस, तो दूसरा क्या हुआ पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी एसपी। अब एसपी की शक्ल क्या होती है, लीनियर। एसपी की शक्ल क्या होती है, लीनियर। और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री, है ना, इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर आ जाए AB3, यानी एक सेंट्रल एटम है, 3 कनेक्टिंग एटम है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 बन गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, हमने बोला अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो पहला एस हो गया, तो बचे 2, वो कौन होंगे, पी। तो पी में 3 तो होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल 3 है, एक एस कंट्रीब्यूट हो चुका है, तो बचे रिमेनिंग 2 पी। कौन से पी, PX PY PZ में से कौन से 2 पी होंगे, भाई कोई भी हो सकता है ना, PX PY PZ में कोई भी 2 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी 2 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स हो, वाई हो, जेड ना हो, जरूरी नहीं है। ये PX PY PZ कहलाते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल, जिनका मतलब होता है इनकी तवानाई में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, सबकी कंट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है ना। अच्छा, अब शक्ल क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। लेकिन अगर अगर बच्चों इसी मॉलिक्यूल के अंदर AB2E हो जाए, मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने इसमें ई इलेक्ट्रॉन पेयर का इंडक्शन कर दी। अब बज़ाहिर यहाँ पे एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की तादाद बराबर है, इन हाइब्रिडाइजेशन बराबर है, लेकिन यहाँ दरअसल हुआ क्या, एक बॉन्ड पेयर कम हुआ, एक लोन पेयर ज्यादा हुआ, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, -1, और यहाँ क्या हुआ, +1। बॉन्ड पेयर कम किया, लोन पेयर बढ़ा दिया। अब लोन पेयर के आने से क्या हुआ, अब लोन पेयर के आने से हुआ क्या, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम रहे, हाइब्रिडाइजेशन सेम रही, लेकिन क्योंकि लोन पेयर आ गया तो हमने बोला लोन पेयर तो 2 काम करता है, क्या भाई, वो तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट करता है। हमने बोला भाई ठीक है, एक्चुअल, हमने बोला अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एक्चुअल शक्ल कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। लेकिन अगर लोन पेयर कंट्रीब्यूट करने में आ जाए तो फिर शक्ल बिगड़ जाएगी, बिगड़ के क्या हो जाएगी, एंगुलर या पेंट, है ना। अच्छा, हम कहें भाई एक्चुअल शक्ल क्या होती है sp2 की, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल क्या होता है 120 डिग्री, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, शक्ल बिगड़ जाएगी, और क्या होगा, एंगल रिड्यूस हो जाएगा, है ना, एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 117 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम एक और कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आ जाए, एक एग्जाम्पल लेके आ जाए, AB4, है ना। अब इसमें बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बन गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पहला तो एस हुआ, तो रिमेनिंग 3 क्या होगा, पी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 की जो बेसिक शक्ल होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, है ना, जो बेसिक शक्ल होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है, 109.5। ये है बेसिक शक्ल। बेसिक शक्ल से क्या मुराद है, जरा समझ लो। बेसिक शक्ल से मुराद है लोन पेयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, दैट बेसिक शक्ल। लेकिन अगर लोन पेयर लेके आ गए, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लेकिन शक्ल क्या हो गई, डिस्टॉर्ट। अब ये टेट्राहेड्रल नहीं, ट्राइगोनल पायरामिडल या पायरामिड बन गया, एंगल 109.5 से डिक्रीज करके 107 डिग्री हो गया, 2.5 डिग्री कम हो गया। एक और एग्जांपल लेके जाए, AB2E2, यानी 2 लोन पेयर लेके आ जाइए, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन शक्ल मजीद बिगड़ गई, एंगल मजीद कम हो गया, है ना, एंगल क्या हुआ, मजीद कम हो गया, ठीक है ना। अब इस टेबल को जरा ध्यान में रखिएगा, अच्छा हो कि आप इसको याद कर लें, ठीक है ना, अच्छा हो कि आप इसको याद कर लें। हम दरअसल जाएंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर, है ना, हम जाएंगे दरअसल एग्जाम्पल्स के ऊपर। देखिए बच्चों, हमारे पास शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बाय वेसपर थ्योरी से अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, BeCl2। BeCl2 में हमारे पास एक तरफ तो बेरिलियम एलिमेंट है, एक तरफ क्लोरीन एटम है। ये कैसे अंदाजा लगाएं कि सेंट्रल कौन है, कनेक्टिंग कौन है, हम एक काम करते हैं, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। बेरिलियम चौथा एलिमेंट है,
इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 2s2, 2p0, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि ये इसका वैलेंस शेल है, आखिरी शेल ये ना, यहीं पे इलेक्ट्रॉन आया। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, तो एस और पी के टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, तो 2 + 0 बिकम्स 2। अच्छा, बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी क्या है, 2 ही है, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है और बॉन्ड भी 2 ही बनाता है, ठीक है ना। कोशिश करें इनको थोड़ा याद कर लीजिए। अच्छा और कौन है हमारे पास, क्लोरीन, हमने बोला चलो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। क्लोरीन 17वां एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो ये हो गया हमारा बैलेंस शेल, ठीक है ना, ये हो गया हमारा बैलेंस शेल। अब बैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 5, कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 7 है लेकिन वैलेंसी कितनी है, 1, है ना, वैलेंसी कितनी है, 1, यानी ये इलेक्ट्रॉन तो 7 रखता है लेकिन बॉन्ड सिर्फ एक बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम हमारे पास क्या है, हायर वैलेंसी रखता है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम, है ना, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सेंट्रल एटम। तो क्लोरीन क्या हो गया, कनेक्टिंग एटम। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई बेरिलियम क्योंकि सेंट्रल एटम है, तो चलो एक काम करते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं पहले, बेरिलियम के साथ क्लोरीन, कैसे भी जोड़ दीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये रफ डायग्राम बनाते हैं। अब ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, इन बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन दिखा दें आप। माने ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमें बेरिलियम को फोकस करना है, क्यों, सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम के अराउंड हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर कंसिडर करते हैं। तो मानो बेरिलियम मेरा सेंट्रल एटम है, चलो एक काम करता हूँ, मैं ये बना लेता हूँ उसका वैलेंस शेल। मानो ये आ गया बेरिलियम का वैलेंस शेल, ठीक है ना, ये आ गया बेरिलियम का वैलेंस शेल। अच्छा, अब देखो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो हम बोले भाई 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हमने बोला बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में, सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। तो बॉन्ड पेयर्स की तादाद कितनी आ गई, 2, है ना, बॉन्ड पेयर्स की तादाद कितनी आ गई, 2, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर्स की तादाद से मुराद है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद से मुराद है कि वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, उनका नाम है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम चेक करें कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के होते कितने हैं, तो हमने बोला देखिए बेरिलियम के वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, यहाँ से पता चला 2 होते हैं। अच्छा, ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसका मतलब कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब अगर इसका मतलब इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर की तादाद 0 हो गई, है ना, लोन पेयर की तादाद क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। अगर इजाफी इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको समझ लें। अब एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2 + 0 = 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, जितने एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं तो पहला तो एस होगा, दूसरा क्या होगा, पी। अब sp3 की शक्ल क्या होती है हमारे पास, हमने बोला sp3 की शक्ल होती है लीनियर, ये है बेसिक शक्ल। बेसिक शक्ल क्यों कह रहे हैं, बेसिक शक्ल क्यों कह रहे हैं, लोन पेयर 0 है, तो ये इसकी बेसिक शक्ल। और इसका एंगल कितना होता है यार, वो भी बेसिक एंगल ही कहेंगे हम, लीनियर का बेसिक एंगल होता है 180 डिग्री। अब क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो जो शेप है वही एक्चुअल शेप है, डिस्टॉर्ट नहीं होगी, जो एंगल है वही एंगल, रिड्यूस नहीं होगा। अब लीनियर शक्ल है, लीनियर शक्ल, तो चलो एक काम करते हैं, बेरिलियम को बनाते हैं इस तरह, और Cl और दूसरा Cl, इन तीनों को लाइन पे बना देंगे, क्यों, लीनियर शक्ल है ना, लाइन पे बना देंगे। अब क्या हुआ, हमने बोला इनके दरमियान जो एंगल है, दो क्लोरीन के दरमियान का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाएगा, और ये कहलाएगा, ये है 180 डिग्री। शक्ल का नाम क्या है बच्चों, शक्ल का नाम है लीनियर। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड, ये है इसकी एक्चुअल शक्ल। ऊपर जो बनाई थी वो रफ थी, ऊपर जो बनाई थी वो क्या थी, रफ थी। रफ क्यों बनाई, ताकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता चल जाए। अगर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता चल गए तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आसान है ना, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आसान। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है, हमें लिखनी होती है एक्सप्लेनेशन, हमें लिखनी होती है एक्सप्लेनेशन, है ना।
शक्ल ड्रॉ करना है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अगर आपने बॉन्ड पेयर लोन पेयर आइडेंटिफाई करके ये सारी चीजें कर ली हैं तो बच्चों फिर तो एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत आसान है ना। एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत आसान। कैसे लिखेंगे अब जरा सुनिए, लिख नहीं रहा मैं, सिर्फ सुने। क्या है, देयर आर टू बॉन्ड पेयर, टू एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम क्लोराइड, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देंगे कितने, दो हैं, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर्स, है ना। ये सेकंड पॉइंट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बेरिलियम इज, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे खाली, sp। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर, एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल इज 180 डिग्री। ये हो गई एक्सप्लेनेशन, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई, फिर हमने उसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई, फिर हमने उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताई, फिर हमने उसकी शेप डिटरमिन, शेप एक्सप्लेन करी, फिर हमने क्या किया, उसका एंगल बता दिया। ये पांच बातें खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाएंगी अगर अगर आप ये काम सही से कर लो, ये काम सही से कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी पहली, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, हमारे पास अब ये एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें हमने बोरॉन इस्तेमाल किया है। बोरॉन पांचवा एलिमेंट है, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी तो ये इसका वैलेंस शेल आ गया। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी 3 ही है। फिर फ्लोरीन की बात करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका वैलेंस शेल आ गया। इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और वैलेंसी इसकी क्लोरीन की तरह 1 ही है। तो इसका मतलब ये कि बेरिलियम हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। चलिए रफ डायग्राम बनाते हैं। बेरिलियम बोरॉन, नॉट बेरिलियम, बोरॉन, इसके साथ 3 फ्लोरीन जोड़ दें। इनिशियल स्ट्रक्चर रफ होता है, कैसे भी जोड़ा जा सकता है। हमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेंट्रल एटम के दिखाने हैं। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड बनाया हुआ तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मान लें हम इसका ये वैलेंस शेल बना लेते हैं। अब कंसिडर करते हैं, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3। तीनों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इनका नाम क्या होगा, बॉन्ड पेयर। अच्छा अब हम आते हैं लोन पेयर के ऊपर। लोन पेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लोन पेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम बोलेंगे बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3। तीनों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने बोला नहीं जी, बोरॉन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन ही 3 है। इसका मतलब 3 जो बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं वो दरअसल बोरॉन के वैलेंस शेल की कुल कायनात है। गरीब के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसके पास कोई मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर कोई मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर नहीं होगा। तो फिर ये भी 3, ये भी 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो पहला वाला एस, बाकी 2 पी। शेप क्या होती है इसकी, बेसिक शक्ल लिखेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और एंगल कितना होता है इसका, 120 डिग्री, ठीक है ना। अब इसकी जो असल शक्ल है वो क्या है हमारे पास, हम वो लिख देते हैं, बोरॉन के साथ ट्राइगोनल प्लेनर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास इनके दरमियान यानी फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और इसकी शक्ल क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। हमारा असल काम, ये लॉजिक तो हमने पिछले मॉलिक्यूल में से किए, एग्जैक्टली वही है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शक्ल ट्राइगोनल प्लेनर है, एंगल 120 डिग्री। लोन पेयर तो है ही नहीं जो शक्ल डिस्टॉर्ट होगी, एंगल रिड्यूस होगा, है ना। तो फिर यही बात है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखें, हमारे पास अब ये एग्जाम्पल है। इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास कौन है, कार्बन, और कनेक्टिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन। बस वैलेंसी देख के अंदाजा लगा लिया, ठीक है ना। वैलेंसी देख के मैंने इसका खुद ब खुद अंदाजा लगा लिया। वही वाली लॉजिक तो हमने पहले इस्तेमाल करी, उसी की बात कर। सेंट्रल एटम कार्बन है, चलो कार्बन डिसाइन कर लेते हैं।
4 हाइड्रोजन लगे, कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, अभी तो फिलहाल इसकी कोई फिक्र ही नहीं है हमें। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन डिजाइन कर लेते हैं। ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये कार्बन। सेंट्रल एटम ही देखते हैं ना, कनेक्टिंग एटम को तो देखते ही नहीं है। तो मानो ये आ गया कार्बन का वैलेंस शेल। इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 4। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इसका मतलब लोन पेयर नहीं है, तो जीरो लिख दिया। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिडाइजेशन पहला वाला एस तो बाकी के 3 पीक sp3। शक्ल क्या होती है? टेट्रा हेड्रल। एंगल क्या होता है? 109.5 डिग्री। अब टेट्राहेड्रल की एक्चुअल शक्ल क्या है? टेट्राहेड्रल की एक्चुअल शक्ल क्या होती है? हम बनाएंगे कार्बन इस तरह, मुर्गी का पंजा होता है ना जैसे, मुर्गी का पाँव होता है ना जैसे, वैसे। ये आ गया हमारे पास। ये एंगल 109.5, यानी सेंट्रल एटम से जो दो बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं उनके दरमियान का एंगल, बॉन्ड एंगल। ठीक है, शक्ल क्या है भाई? शक्ल क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी? There are four active sets of electron. All of them are bond pair. Hybridization is sp3. Shape is tetrahedral. Angle is 109.5. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। अच्छा भी बच्चों, हमारे पास अब ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो नाइट्रोजन हो गया हमारा सेंट्रल एटम। तो ये हो गया नाइट्रोजन, और यहाँ आ गए 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर देते हैं। एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाए अगर हम, तो ये इसका वैलेंस शेल। ठीक है ना। अब वैलेंस शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? हमें 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, क्या करते हुए? बॉन्ड बनाते हुए। तो बॉन्ड पेयर्स की तादाद कितनी हो गई हमारे पास? बॉन्ड पेयर की तादाद हमारे पास कितनी हो गई? 3। ठीक है ना। अब हम आते हैं उधर, चेक करते हैं लोन पेयर के लिए ना। अब ये एग्जाम्पल हमारे लिए बड़ी अहम है भाई। क्यों? अब इसमें हम लोन पेयर देखेंगे पहली बार। कैसे देखेंगे जरा समझो। हमने कहा यहाँ पे नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 3, लेकिन होते कितने हैं? 5। नजर कितने आ रहे हैं? 3। क्या करते हुए? बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं? है ना, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की तादाद है कितनी? 5 है। हमें कितने नजर आ रहे हैं? 3। तो हमने बोला भाई बाकी 2 क्या हैं? हमने बोला वो बाकी 2 बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है तो क्या वैलेंस शेल का हिस्सा भी नहीं है? हमने बोला नहीं नहीं नहीं, वैलेंस शेल का तो हिस्सा है, लेकिन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। तो हम बोलेंगे भाई उनका नाम क्या है, तो उनको क्या कहेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमने बोला भाई वो कहलाएंगे ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व ना हो, उनको इस तरह लिखा जाता है। और इन्हें कहते हैं लोन पेयर, है ना। इन्हें क्या कहते हैं हम? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही एटम से मुंसलिक हो और बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व ना हो, लोन पेयर, है ना। और ये पूरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर कहलाएगा, तो एक पेयर है ये, है ना। ये क्या है? एक पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर कॉल्ड लोन पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर है। हमें पेयर दिखने होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे होते हैं, पेयर दिख रहे होते हैं। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, हम यहाँ पेयर देखते हैं। अब आप कहें सर हम यहाँ पे भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ भी हम पेयर देख रहे हैं, यहाँ भी हम पेयर देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पेयर दरअसल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, और हमें सिर्फ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा दिखाया है। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा दिखाया है, वरना है ये भी पेयर ही। अकेला इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना बच्चों, अकेला इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3+1 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 की जो असल शक्ल होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। असल एंगल क्या होता है? 109.5। लेकिन बच्चों यहाँ आ गया है लोन पेयर। वो क्या करता है? असल शक्ल डिस्टॉर्ट करता है। देखो मैंने टेट्राहेड्रल लिखा, क्यों? असल शक्ल तो वही होती है, लेकिन लोन पेयर की वजह से वो बिगड़ जाती है। क्या हो जाती है? वो हो जाती है ट्राइगोनल पायरामिड।
साथ ही साथ एंगल भी रिड्यूस हो जाता है। असल क्या होता है टेट्राहेड्रल में, sp3 में असल एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री, लेकिन लोन पेयर की वजह से वो डिस्टॉर्ट होके शक्ल एंगल रिड्यूस कर देती है, और कितना हो जाता है वो 107 डिग्री। ना अब जो शक्ल, एक्चुअल शक्ल, रियल शक्ल बनेगी नाइट्रोजन की, वो क्या, अमोनिया की, NH3 की, दैट नाइट्रोजन के साथ यहां बन गए 3 हाइड्रोजन, और ये आ गया लोन पेयर। ठीक है, और ये आ गया इनके दरमियान का एंगल 107 डिग्री, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एंगल कितना हो गया 107 डिग्री। दैट्स डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बना हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास ट्राइगोनल पायरामिडल बना, पायरामिड की तरह होता है ये, इस तरह की शक्ल होती है पायरामिड की तरह, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, टॉप पे नाइट्रोजन होता है, मानो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और कनेक्शन पे कौन लगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर, है ना। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये हमारे पास है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे वो सुनिए। पहला काम वही, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। देयर आर 4 एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 of them are bond pairs and 1 is lone pair. Hybrid orbitals are 4, hybridization is sp3। शेप, अब असल शुरू होता है काम ना, अब असल काम शुरू होता है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी टेट्राहेड्रल, sp3 की असल शक्ल तो वही होती है ना, टेट्राहेड्रल। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, it distorted into trigonal pyramid, है ना। it distorted it distorts into trigonal pyramidal, pyramidal एक ही बात है। इसी तरह एंगल के लिए क्या लिखेंगे, अब देखो चेक करो, मैंने इसलिए काट के लिखा, एंगल शुड बी 109.5 डिग्री, but due to the repulsion of lone pair, it decreased, है ना, it decreases to 107 डिग्री, ये इसकी एक्सप्लेनेशन बनेगी बच्चों। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन बनेगी। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा बच्चों देखिए, हमारे पास ये 5th मॉलिक्यूल है वाटर के लिए। ठीक है ना, अब इसके लिए तमाम चीज़ें ना आप उससे डिज़ाइन करेंगे। आप ये तमाम चीज़ें, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तमाम चीज़ें को आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रा आप एग्जाम्पल करिएगा, बिल्कुल अमोनिया की तरह की एग्जाम्पल है ये, NH3 की तरह की एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये आप खुद करेंगे। अच्छा भी बच्चों देखें, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अच्छा, ये अब ये हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल है। हमने सबसे पहले पढ़ा ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं था। फिर हमने पढ़ा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर था, NH3 वाला केस। ठीक है ना, इन दोनों एग्जाम्पल में हमने एक चीज कॉमन रखी थी, और वो कॉमन ये था कि कनेक्टिंग एटम सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। सेंट्रल एटम के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं थे, क्यों, कनेक्टिंग एटम सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता था। अब जो हम एग्जाम्पल लेके आए ना, उसमें ये है कि हमारे पास कनेक्टिंग एटम मोर देन 1 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं जरा। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब कार्बन हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल एटम। कार्बन क्या हो गया, सेंट्रल एटम। अब कार्बन अगर सेंट्रल एटम हो गया, तो हमने बोला कार्बन को तो बनाए पहले। अब ये जो रफ डायग्राम होती है ना, कैसे ही बना लीजिए। अब इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ बना लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ बना लीजिए, आपकी मर्जी, कैसे ही बना लीजिए। ठीक है ना। अब आप जरा नोट करें कि क्या सेंट्रल एटम और कनेक्टिंग एटम की बैलेंसिंग अपडेट हो चुकी है। सेंट्रल एटम कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी कितने बने हुए, 2। कनेक्टिंग एटम ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी कितने बने हुए, 1। इसका मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम है, कार्बन का भी एक बॉन्ड कम है, तो ये आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट तो नहीं हुई है अभी भी, लेकिन कम से कम टूवर्ड्स कंप्लीशन है। 4 में से 3 हो गए, पहले तो 2 थे। इसी तरह इस ऑक्सीजन की बात करें, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, बोलेगा भाई मैं भी एक और बॉन्ड बनाऊंगा, मैं भी 2 बॉन्ड बनाता हूँ। तो इसके नतीजे में वो किससे बॉन्ड बनाएगा, डायरेक्ट सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इससे नतीजे में फायदा क्या होगा कार्बन का, कार्बन बोलेगा भाई मेरी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, है ना। इससे फायदा क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कनेक्टिंग एटम और सेंट्रल एटम की वैलेंसी कंप्लीट करना मेन
काम है। सबसे पहले ही आप वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। कार्बन सेंट्रल एटम है तो कार्बन की फोकस करते हैं, ये आ गया इसका वैलेंस शेल, ठीक है ना। जब भी डबल बॉन्ड बने हुए हो ना, डबल बॉन्ड बने हुए तो इसमें बता दो एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई। कौन सा सिग्मा कौन सा पाई तुम्हारी मर्जी, है ना। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से, लाइन से, शॉर्ट लाइन से डिफाइन करते हैं तो उसमें ये नहीं बता सकते कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है ना। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, हमें देखना है यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। बॉन्ड पेयर से क्या मुराद है, बॉन्ड पेयर से मुराद है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पाई बॉन्ड को तो डिस्कस ही नहीं करती। मैं बोला अच्छा थैंक यू वेरी मच, पाई बॉन्ड को थैंक यू हो गया, अगर पाई बॉन्ड को थैंक यू हो गया तो फिर सिग्मा बॉन्ड कितने, दो, फिर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, दो। अच्छा बातें लोन पेयर के ऊपर, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बॉन्ड बनाने में, दो सिग्मा दो पाई। लोन पेयर कोई भी नहीं है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। इसका मतलब एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, दो। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने हो गए, दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, पहली वाली है दूसरी वाली पी। अब एसपी की शक्ल क्या होती है, लीनियर। एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। अब बना दीजिए इसकी असल शक्ल, क्या है भाई असल शक्ल, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन बना दीजिए, दोनों क्या होंगे, डबल बॉन्डेड होंगे। इनके दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री। शक्ल क्या है, लीनियर। एक्सप्लेनेशन क्या है, वही जो पुरानी कर रहे थे हम, जैसे बेरिलियम क्लोराइड में करी थी ना, BeCl2 पहले मॉलिक्यूल में, वैसे ही करते हैं आप। क्यों, शेप भी तो वैसी आ रही है, चीज़ें भी तो वैसे ही आ रही हैं, फीचर सारे वही हैं, तो बेरिलियम क्लोराइड वाली कार्बन डाइऑक्साइड में भी चिपका दें, है ना। यही हो जाएगी हमारे पास। आई बच्चों बात समझ में, ठीक है। अच्छा जी देखें, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के हवाले से हमें डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर के हवाले से इसके, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, इसमें हमारे पास हो ये रहा है कि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान कंपैरिजन है। सल्फर बच्चों दो बॉन्ड भी बनाता है, चार बॉन्ड भी बनाता है, इवन सल्फर 6 बॉन्ड भी बनाता है, जबकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, सल्फर दो चार 6 बॉन्ड बनाता है। अब इसका मतलब क्योंकि सल्फर के पास बॉन्ड बनाने की सलाहियत रिलेटिवली ज्यादा है, तो हम सल्फर को मान लेंगे ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम, है ना। सल्फर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंट्रल एटम। चले सेंट्रल एटम सल्फर बना दिया हम, ठीक है ना। अब सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, हमने बोला चलो डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। बन गए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, सल्फर की वैलेंसी समहाउ कंप्लीट। 6 बना सकता है ना, 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्योंकि मजीद कनेक्टिंग आइटम नहीं है तो बोलेगा भाई 4 भी ठीक है मेरे लिए। बोला मैक्सिमम 6 बनाता हूँ, लेकिन अगर कम है तो कम बना सकता हूँ भाई, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके इलेक्ट्रॉन मार्क करें, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये आई है इसका वैलेंस शेल, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हमने बताया ये सिग्मा तो ये पाए, ये सिग्मा तो ये पाए, ठीक है ना। अब हमारे पास कितने सिग्मा आ गए, दो, तो बॉन्ड पेयर्स हो गए दो। अब आते हैं लोन पेयर के ऊपर। बच्चों सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंट्रल एटम है ना सल्फर के, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। हमें कितने नजर आ रहे हैं, हमें कितने नजर आ रहे हैं, दो। इसका मतलब ये है कि सल्फर के पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके, जो बॉन्डेड नहीं होंगे, पेयर्ड होंगे लेकिन बॉन्डेड नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितने आ गए, 1। अब अगर लोन पेयर 1 आ गए तो फिर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। अब sp2 की असल शक्ल क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन क्योंकि यहाँ लोन पेयर मौजूद है तो ये डिस्टॉर्ट होके एंगुलर हो जाएगी। एंगुलर भी कहते हैं इसे, बेंट भी कहते हैं इसे, वी शेप भी कहते हैं इसे। अच्छा एंगल कितना होता है, sp2 का एक्चुअल एंगल होता है 120 डिग्री।
ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 117 डिग्री। ठीक है ना। अब बना लेते हैं इसकी एक्चुअल शक्ल। अब एक्चुअल शक्ल बनाएंगे तो हमारे पास ये आ गया सेंट्रल एटम सल्फर। इसके साथ बैंड शक्ल है या वी शेप शक्ल है। देखो वी की तरह का मॉलिक्यूल बन गया ये, उल्टा वी है। और साथ में सल्फर के पास क्या है, L और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान एंगल कितना है, 117 डिग्री। शक्ल क्या कहलाएगी, एंगुलर या बैंड। एंगुलर या बैंड। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अच्छा बच्चों देखिए हमारे पास अभी एक सवाल है। ये सवाल जरा आप समझे, हमारे पास ये लास्ट कैटेगरी है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम की तादाद दो है। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सबसे पहले जरा बात करें, कार्बन है। वैलेंसी ज्यादा है ना कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा है, कार्बन सेंट्रल एटम है। लेकिन कार्बन की तादाद कितनी है, दो। कार्बन की तादाद क्या है, दो। अब दो कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन है, तो तुम समझ लो कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशियो क्या बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशियो क्या बन रहा है, 1:2 का। कार्बन और हाइड्रोजन में रेशियो क्या बन रहा है, 1:2 का, यानी हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। टोटल दो कार्बन चार हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो चलो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, कार्बन लिखते हैं उसके साथ दो हाइड्रोजन बनाते हैं। कैसे भी बना लें, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। इसलिए एक और कार्बन लिखते हैं उसके साथ दो हाइड्रोजन बना लेते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम नोट करें तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक बनाया हुआ है, वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है और अभी तक कार्बन ने सिर्फ दो बॉन्ड बनाए। इसका मतलब ये हुआ है कि कार्बन ने मजीद बॉन्ड बनाने। अब वो किससे बॉन्ड बनाए, कोई और तो एटम है ही नहीं, कोई और तो एटम है ही नहीं, तो ये कार्बन क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इससे क्या होगा, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होगा, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। मानो अगर मैं बात करूं इस कार्बन की तो देखो एक, दो, तीन, चार। इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या है, एक, दो, तीन, चार। दोनों कार्बन के लिए हमारे पास अगर बैलेंस शेल डिफाइन करें तो दोनों के पास एक ही कैटेगरी है। दोनों के पास एक ही कैटेगरी, ठीक है ना। माने ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा ये पाए, ठीक है ना। तो हर कार्बन के पास सेम कैटेगरी है, हर कार्बन की सेम कैटेगरी है। क्या, इस कार्बन के पास दो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास भी दो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो दोनों कार्बन के लिए एक ही जैसी बात है। तो किसी एक को भी डिफाइन कर दे तो काम चल जाएगा, किसी एक को भी डिफाइन कर दे तो काम चल जाएगा। अब वो क्या डिफाइन करें, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने, तीन। पाई बॉन्ड बॉन्ड पेयर में इस्तेमाल नहीं होता, याद रखना है। पाई बॉन्ड इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। लोन पेयर कितने, जीरो। सिर्फ एक कार्बन को डिस्कस करेंगे, फॉर ईच कार्बन होगा ये, फॉर ईच कार्बन होगा ये, लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है। एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, तीन। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, तीन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। अब sp2 की असल शक्ल क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अब हर कार्बन के लिए यही केस है, हर कार्बन के लिए यही केस है। देखो ट्राइगोनल प्लेनर की शक्ल क्या होती है, कार्बन सेंट्रल एटम है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर का मेन स्ट्रक्चर। अब कार्बन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरी जाने क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वाला। वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, डबल बॉन्ड बना दिया, ये आ गया हमारे पास इसका एक्चुअल शक्ल, है ना। ये हो गई इसकी एक्चुअल शक्ल। अब एंगल कितना है इनके पास, 120 डिग्री, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, 120 डिग्री। शक्ल क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। दोनों कार्बन क्योंकि सेम फीचर्स रखते हैं, लिहाजा दोनों को एक ही तरह कंसिडर करेंगे, दोनों को एक ही तरह कंसिडर करेंगे। आई बच्चों बात समझ में। ना बच्चों हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक और। इस कैटेगरी के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये लास्ट एग्जाम्पल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमारे पास सेम फीचर है जो अभी हमने डिस्कस किया था। दो सेंट्रल एटम है, दो सेंट्रल एटम है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो क्या बन रहा है, हम कह रहे हैं 1:1 रेशो बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कार्बन है
तो उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब हमने बोला इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। तीन बॉन्ड क्यों बनाए, ताकि टोटल चार बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, तो ताकि टोटल चार बॉन्ड हो जाए। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। यही बात यहाँ पे कर लें, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। वैलेंस शेल अगर मार्क कर ले तो इस कार्बन का वैलेंस शेल और इस कार्बन का वैलेंस शेल दोनों सेम, दोनों सेम। अगर इसके बॉन्ड्स डिफाइन करें तो ये वाला मान लो सिग्मा है, तो इसमें दो पाए आ रहे हैं, है ना, इसमें दो पाए आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास हर कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी हर कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है। यानी अगर मैं इस कार्बन की बात करूं या इस कार्बन की बात करूं, इन दोनों के पास दरअसल दो बॉन्ड पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स दो हैं, एक हाइड्रोजन वाला और एक कार्बन वाला, ठीक है ना। लोन पेयर जीरो, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन दो, हाइब्रिड ऑर्बिटल दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, S। शेप क्या हो गई, लीनियर। एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब लीनियर शक्ल क्या होती है हमारे पास, जैसे ये बनी हुई है वैसे ही बना लें। लीनियर में जितने एटम हैं, है ना, जितने एटम है सबके दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सब एक ही कोप्लेनर होंगे, ये कोलीनियर होंगे, कोप्लेनर भी है, कोलीनियर भी, 180। ये हमारे पास की शक्ल होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें, वैसे पृथ्वी के हवाले से तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भी चीज़ इसमें अगर समझ में ना आए तो आप मैसेज करिएगा, इसको हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू मच।